लास्ट लेक्चर पर हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे और इंट्रोडक्शन हो गया है। इसमें से ब्लड प्लाज्मा भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। फार्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भी कंप्लीट हो गई हैं और ब्लड ग्रुप भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इवन आरएच ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, बस बतियाओ नहीं। और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड भी कंप्लीट हो गया है। लिम्फ भी पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी पाथवे भी हो गया है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है और ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। तो जिन लोगों का छूटा है वो परेशान ना हो, सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं और सारे लेक्चर ऐप पर अपलोडेड हैं, उसका पीडीएफ भी अपलोड है। तो एक एक लेक्चर धीरे धीरे आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, हम टेबल पर अलग से भी आपको पढ़ा देंगे। बस ये है कि अगर आप नई कॉपी बना रहे होंगे तो उतने पेज छोड़ दीजिएगा जितना हम लिखा चुके हैं, या फिर जितना पढ़ा चुके हैं उसको एक अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा, किसी पतली कॉपी में। ठीक है, लिखना जरूरी है। तो जिन लोगों का छूटा है वो परेशान ना हो, उनका पूरा हो जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। हेडिंग डालेंगे कार्डियक साइकिल। हेडिंग कार्डियक साइकिल। तो एक चैप्टर ब्रीदिंग हो चुका है और बॉडी फ्लूइड का आज ये 5वां लेक्चर है। तो अगर आप फेयर कॉपी में लिखने जा रहे हैं तो उतना छोड़ दीजिएगा, और अगर रफ में लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लिख सकते कहीं भी। शुरू किया जाए। हेडिंग डालेंगे कार्डियक साइकिल। और अभी लेटेस्ट में कार्डियक साइकिल का एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन होकर के आ गया था। तो कार्डियक साइकिल वो हेडिंग है जहां क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, अभी दिखाएंगे आपको कौन से सवाल आए हैं। तो पहले हम लोग कार्डियक साइकिल में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। देखिए स्थिति क्या है कि जब कभी हम लोगों का हार्ट बीट करता है, मतलब हार्ट बीट होती है, तो दो घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है डायस्टोल और एक घटना होती है सिस्टोल। अंतर यह है, हार्ट के चैम्बर रिलैक्स हों तो ये डायस्टोल, और हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये सिस्टोल। तो सिंपल सी बात है, डायस्टोल का मतलब है हार्ट के चैम्बर क्या होंगे, रिलैक्स। और जब चैम्बर रिलैक्स होंगे तो उसमें ब्लड आएगा, तो उसी का रिजल्ट होगा फिलिंग ऑफ ब्लड। उसके बाद जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो ब्लड को पंप करेंगे। तो सिस्टोल में क्या होगा, हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और होगा पंपिंग ऑफ ब्लड। अभी लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। अब सवाल यह है कौन सा चैम्बर रिलैक्स होगा। तो आपको पहले से ही पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। तो अगर एट्रियम रिलैक्स हो रहा है तो उसको एट्रिया का डायस्टोल कहोगे, और अगर वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तो उसको वेंट्रिकल का डायस्टोल कहोगे। तो डायस्टोल फिर 2 चीजों का होगा, एक होगा
एट्रियल डायस्टोल और एक होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसी तरीके से अगर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको एट्रियल सिस्टोल कहोगे, और अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहोगे। तो सिस्टोल भी दो होंगे, एक होगा एट्रियल सिस्टोल और एक होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो कहने का मतलब है कि हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो इवेंट देखो दो हैं, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हार्ट में जितने भी इवेंट होते हैं वो रिपीट होते हैं। भाई पहले डायस्टोल हुआ, फिर सिस्टोल हुआ, फिर डायस्टोल हुआ, फिर सिस्टोल हुआ, फिर डायस्टोल हुआ, फिर सिस्टोल हुआ। तो जो इवेंट हैं वो साइक्लिकली क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो जो इवेंट्स हैं वो साइक्लिकली रिपीट होते हैं, और इसी रिपीटिशन का ही नाम कार्डियक साइकिल है। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, और साइकिल क्यों कह रहे हैं? जो कि चीजें रिपीट हो रही हैं। तो हार्ट में होने वाले घटनाएं साइक्लिकली रिपीट होते हैं, उसी रिपीटिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। पहला सवाल, किसी एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती है? तो कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है लगभग 0.8 सेकेंड में। तो जो पहला सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए कि ये 0.8 सेकेंड आया कहां से, कैसे पता चला कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है? तो उसका कैलकुलेशन समझ लीजिए क्या है। तो कैलकुलेशन ये है कि अगर हम लोग आपसे पूछें कि हार्ट रेट क्या है, तो आपको पहले से पता है 72 पर मिनट। यहाँ 72 पर मिनट का मतलब जानते क्या है? 72 पर मिनट का यही मतलब है कि 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, और एक हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल के बराबर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 72 कार्डियक साइकिल कितनी देर में होती हैं? तो कहोगे 1 मिनट। और 1 मिनट का मतलब ही क्या होता है? 60 सेकंड भी तो होता है। जरा देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 72 कितनी देर में होती है, तो आप कहोगे 60 सेकंड में। तो एक कितनी देर में होगी? तो एक अगर निकालना है तो ऊपर लिखोगे 60, नीचे लिखोगे 72, तो कितना आंसर आ जाएगा? तो 0.8 आ जाएगा। तो एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी होती है? 0.8 सेकंड में। कैसे पता चला? तो जो कि 72 होती है कितनी देर में? 60 सेकंड में। तो एक कितनी देर में होगी? 0.8। एक सवाल आपकी तरफ है, अगर हम तेज दौड़ने लगे तो बताओ हार्ट बीट बढ़ेगी कि घटेगी? हार्ट बीट बढ़ेगी। तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरी होगी, या 0.8 सेकंड से कम समय में पूरी होगी, या 0.8 सेकंड से ज्यादा समय में पूरी होगी? अगर हम तेज दौड़ने लगेंगे तो 1 मिनट में 72 की जगह 100 बार होगा, तो नीचे क्या रखोगे? 100 रखोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। तो अगर हम लोग हार्ट रेट क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा? तो टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? तो टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कार्डियक साइकिल में इवेंट कितने हैं? तो इवेंट आपको पहले से पता है, एक है एट्रिया का डायस्टोल, एट्रिया का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल। अगर हम सबका अलग अलग टाइम लिखें तो एट्रिया का डायस्टोल कितनी देर में होता है? तो एट्रिया का डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड,
एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर का डायस्टोल 0.5 सेकेंड और वेंट्रिकुलर का सिस्टोल 0.3 सेकेंड। तो अगर हम टोटल टाइम जोड़े तो क्या? बैठाओ बेटा, बैठा लो, आगे आओ, आगे यहां बैठो। इस पे बैठो। शुरू करें? हाँ, तो अगर सबका हम टाइम जोड़े तो कितना आएगा? तो टाइम अगर जोड़ोगे तो आएगा 1.6 सेकेंड, लेकिन नेट टाइम तो 0.8 ही है। तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है। भाई इधर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है, और यहां हम कह कितना रहे हैं? 0.8। तो या तो फिर ये गलत है और या तो फिर ये गलत है। तो दोनों गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आपसे किसी एक इवेंट का स्पेशल टाइम पूछेगा तो आप यहीं से टाइम बताइएगा। जैसे एट्रिया डायस्टोल 0.7, एट्रिया सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3। लेकिन नेट टाइम इतना ही क्यों आ रहा है? तो देखो क्या होता है, जब एट्रिया डायस्टोल हो रहा था तो उस दौरान क्या चल रहा है? वेंट्रिकल का डायस्टोल। मतलब दोनों इवेंट एक साथ होंगे तो टाइम तो एक ही में जोड़ोगे कि दोनों में अलग अलग जोड़ दोगे? अच्छा, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा था तब भी एट्रिया का क्या था? डायस्टोल हो रहा था। इसी नाते इवेंट्स ओवरलैप करते हैं, तो जो नेट टाइम है वो कितना आता है? 0.8। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी होती है तो आप आंसर क्या देंगे? 0.8 ही देंगे। लेकिन अगर कहीं किसी का अलग टाइम पूछ लेगा तो फिर आप अलग अलग ही टाइम दे देंगे। जरा इतना लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए। ये बताओ कि कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट? इसके अलग अलग जवाब हैं। कोई कहेगा 2 इवेंट, एक डायस्टोल एक सिस्टोल। कोई कहेगा 4 इवेंट, एट्रिया डायस्टोल, एट्रिया सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और कोई कहेगा 3 इवेंट। तो सही वही है, कौन सा? 3 इवेंट। अब देखो कौन से 3 इवेंट है। यहां तक लिख लिया सबने? हो गया सबका? बताओ कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट? तो आप कहोगे 3 मेन इवेंट हैं। अब वो 3 मेन इवेंट कौन से हैं वो जरा देखो। तो 3 इवेंट ये हैं। एक का नाम है ज्वाइंट डायस्टोल, एक का नाम है एट्रियल सिस्टोल और एक का नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर हम कार्डियक साइकिल को लिखें तो मान लेते हैं ये कार्डियक साइकिल है। तो कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट होते हैं। इसमें से जो पहला इवेंट है या लिख सकते हैं, ये है ज्वाइंट डायस्टोल, ये है एट्रियल सिस्टोल और ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये चल रही है कार्डियक साइकिल। टाइम बेटा कितना था हमारे पास? तो टाइम था 0.8 सेकेंड। तो इसी 0.8 में ही तो तीनों चलेंगे। इसमें से जो ज्वाइंट डायस्टोल है उसका टाइम है 0.4, एट्रियल सिस्टोल का टाइम है 0.1 और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का है 0.3। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, कार्डियक साइकिल की शुरुआत किससे होती है? स्टार्ट
विद। कौन सा मेन इवेंट है या किस साइकिल कहां से स्टार्ट होती है? जल्दी में आंसर ना दो। कार्डियक साइकिल स्टार्ट विद, तो ऑप्शन सुनो, एक ऑप्शन है ज्वाइंट डायस्टोल, एक ऑप्शन है एट्रियल सिस्टोल, एक ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल आंसर गलत है, सिर्फ पढ़ते हैं ज्वाइंट डायस्टोल से। आप सोचो कार्डियक साइकिल शुरू कौन कराता है? इससे पहले ही पढ़ाए हैं परसों लेक्चर में। तो कार्डियक साइकिल की शुरुआत एसए नोड कराता है, और एसए नोड से जब इंपल्स जनरेट होती है तो घटना कौन सी होती है? तो एसए नोड की इंपल्स से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको कहते क्या है? एट्रियल सिस्टोल। तो जब कार्डियक साइकिल एसए नोड शुरू कराएगा तो क्या एसए नोड ज्वाइंट डायस्टोल करवाएगा? क्या कराएगा? एट्रियल सिस्टोल। तो कार्डियक साइकिल बिगिन विद अगर पूछा जाए या स्टार्ट विद, तो आंसर क्या देंगे? एट्रियल सिस्टोल। कार्डियक साइकिल स्टार्ट विद, तो आंसर क्या देंगे? एट्रियल सिस्टोल। क्यों? स्टार्ट कौन कराएगा? तो स्टार्ट बाय आंसर क्या देंगे? एस ए नोड। अब हमको तीनों चीजें पढ़ना है, ज्वाइंट डायस्टोल भी पढ़ना है, एट्रियल सिस्टोल पढ़ना है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इवेंट्स साइक्लिकली रिपीट होते हैं, तो हम कहीं से पढ़ना शुरू कर दें। अगर हम यहाँ शुरू करेंगे तो भी यहाँ पहुँच जाएंगे, हम यहाँ शुरू करेंगे तो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। पढ़ाई शुरू करना एक अलग मसला है और कार्डियक शुरू होती है वो एक अलग मसला है। कार्डियक साइकिल किस घटना से शुरू होती है? तो आंसर देंगे क्या? एट्रियल सिस्टोल से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि कार्डियक साइकिल शुरू कराता कौन है? एसए नोड। और एसए नोड से होगा क्या? तो एसए नोड का सीधा असर किस पे पड़ेगा? एट्रियल सिस्टोल पर। इतना और लिख लो, फिर हमको मेन इवेंट पढ़ने हैं। तो जरा बताएं, कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट? 2 इवेंट कि 4 इवेंट कि 3 इवेंट? तो 2 भी सही है, 4 भी सही है, 3 भी सही है। हाँ, सही कौन सा है? 3 ही इवेंट हैं। कौन से? ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये केवल यही सही है बस। अगर खुदा न खास्ता आपका सिलेक्शन हो गया और मेडिकल कॉलेज चले गए, ठीक है, वहां पहुंचते ही जानते हो कितने हो जाएंगे? करीबन 9-10 इवेंट हो जाएंगे। वहां डायस्टोल के पहले एक प्रोटो डायस्टोल होता है, सिस्टोल के पहले प्रोटोसिस्टोल होता है। तो वहां जाओगे तो कहोगे सर ने हमारे गलते पढ़ा डाला है, क्योंकि वहां कहानी ही बिल्कुल क्या है? अलग है। तो अगर मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो उस स्तर की कार्डियक साइकिल वहीं पढ़ेंगे, यहां वाली यहां पढ़ो। अब हमको एक एक इवेंट पढ़ना है, तो पहले पढ़ेंगे ज्वाइंट डायस्टोल, फिर पढ़ेंगे क्या? एट्रियल सिस्टोल, और फिर पढ़ेंगे क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। शुरू करें। पहली हेडिंग डालें ज्वाइंट डायस्टोल। शुरू करें बेटा। शुरू करें। बढ़ाएं। चलिए हेडिंग डालिए ज्वाइंट डायस्टोल। कुछ लिखेंगे नहीं, देखेंगे केवल। जैसे मान लेते हैं कि ये हार्ट है, और मान लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला होगा? सॉरी, राइट वेंट्रिकल से क्या निकला होगा? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला होगा? सिस्टमिक एरोटा। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी कुछ लिखिएगा नहीं। ये हार्ट है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है सिस्टमिक एरोटा। यहां बताओ बेटा क्या पाया जाएगा? इस जगह, इस जगह क्या होगा? तो इस जगह कस्पिड वाल्व होगा।
अच्छा, इस जगह क्या होगा? सेमी ल्यूनर वाल्व होगा। ये मान के चलते हैं, कैसे मान के चलते हैं, अभी साइकिल जब कंप्लीट होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हम मान के चलते हैं कि हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है। अगर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो वेंट्रिकल का डायस्टोल, और एट्रिया रिलैक्स कर रहा है तो एट्रिया का डायस्टोल, मतलब दोनों का डायस्टोल, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल में जो पहली शर्त है कि कौन से चैम्बर रिलैक्स होंगे, तो कहोगे ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट क्या करेंगे, रिलैक्स। हार्ट के सारे चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एट्रिया का भी डायस्टोल और वेंट्रिकल का भी क्या है, डायस्टोल, मतलब दोनों का डायस्टोल, मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट डायस्टोल। एक क्वेश्चन, अब होता क्या है, अगर एट्रिया डायस्टोल में है, इसका मतलब वेना केवा से ब्लड और पल्मोनरी वेन से ब्लड किस में आ रहा होगा, एट्रियम में आ रहा होगा। और वेंट्रिकल डायस्टोल है, इसका मतलब एट्रियम से कहाँ ब्लड जा रहा होगा, वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होगा। एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है तो वेंट्रिकल का डायस्टोल, वेना केवा से एट्रियम में आ रहा है, इसका मतलब एट्रियम का डायस्टोल, मतलब दोनों का डायस्टोल, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल। दूसरा सवाल ये बताइए, इस समय कौन सा वाल्व खुला होगा और कौन सा वाल्व बंद होगा, आराम से बताएं। तो देखिए, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, इसका मतलब कस्पिड वाल्व क्या होंगे, खुले होंगे। क्या वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब सेमी ल्यूनर क्या होंगे, बंद। तो ये क्या होंगे, ओपन, और ये क्या होंगे, क्लोज्ड। तो इस दौरान बताओ कस्पिड वाल्व क्या होंगे, तो कहोगे ओपन, और इसी दौरान सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होंगे, क्लोज्ड। अच्छा, ब्लड कहां से कहां फ्लो कर रहा है, तो कहोगे ब्लड फ्लो कर रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है कहां से आ रहा है, वेना केवा। तो वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बताओ ब्लड फ्लो कहां से कहां हो रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड, बताओ आराम से। तो क्या कहोगे, वेना केवा से कहां जा रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और कहां से कहां, पल्मोनरी वेन से कहां, लेफ्ट एट्रियम से कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि वेना केवा का ब्लड सीधे कहां आ रहा है, राइट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, राइट एट्रियम के थ्रू। इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि पल्मोनरी वेन का ब्लड सीधे कहां आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, लेफ्ट एट्रियम। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है। चूंकि वेना केवा का ब्लड यहां आ रहा है तो इसका एट्रियम, और यहां का ब्लड यहां आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या चल रहा है, क्या, डायस्टोल की सिस्टोल, डायस्टोल की सिस्टोल। भाई वेना केवा का ब्लड यहां आ रहा है, इसका डायस्टोल, और यहां का ब्लड यहां आ रहा है तो इसका क्या, डायस्टोल, दोनों का क्या होता है, डायस्टोल। इसी नाते नाम क्या पड़ गया, ज्वाइंट डायस्टोल। कुल 4 क्वेश्चन हमको याद रखने हैं। इस दौरान कितने चैम्बर रिलैक्स होते हैं, चारों चैम्बर। किनका किनका डायस्टोल चल रहा है, चारों का चल रहा है, मतलब एट्रिया का भी और वेंट्रिकल का भी। कौन खुला और कौन बंद, तो कस्पिड खुला है और सेमी ल्यूनर बंद होता है। इस दौरान ब्लड कहां से कहां जा रहा है, तो वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। डायग्राम बनाओ, लिखो।
ये बताओ कि ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा होगा कि नहीं? वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि पहले वेंट्रिकल इतना भरा होगा, फिर थोड़ी देर बाद इतना भर गया होगा, फिर थोड़ी देर बाद इतना भर गया होगा। तो जैसे जैसे वेंट्रिकल में ब्लड भरता जाएगा, बताओ वेंट्रिकल में आने वाले ब्लड की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? तो भाई जब यहां भरता जाएगा तो धीरे धीरे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल पूरा नहीं भरा है, वेंट्रिकल अभी पूरा नहीं भरा है, तो कैसे भरेगा? तो केवल एक ही तरीका है, अगर हम ऐसा कुछ करें कि एट्रिया को निचोड़ दें तो यहां का ब्लड पूरा यहां क्या है? आ जाएगा, तो वेंट्रिकल काफी हद तक भर जाएगा। लेकिन एट्रिया निचोड़ोगे कैसे? इसी नाते अगला इवेंट कौन सा है? एट्रियल सिस्टोल। तो देखो क्या होगा, जैसे ही ज्वाइंट डायस्टोल कंप्लीट होगा, यहां बेटा क्या पाया जाता है? इस जगह पाया जाता है एसे नोड, और एसे नोड क्या करेगा? इंपल्स जनरेट कर देगा, और जैसे ही इंपल्स जनरेट करेगा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन को बोलोगे क्या? एट्रिया का सिस्टोल बोलोगे। तो जो ब्लड यहां से यहां आ रहा होगा, बताओ उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी। कितने परसेंट? तो जो एनसीईआरटी में लिखा है कि 30% ब्लड फ्लो क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो नाम क्या दोगे? एट्रिया का सिस्टोल। फिर से सुनते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान धीरे धीरे वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा, धीरे धीरे स्पीड स्लो होती जाएगी। जब ज्वाइंट डायस्टोल कंप्लीट होगा तो ऐसे नोड इंपल्स क्या करेगा? जनरेट करेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। किसमें? वेंट्रिकल में। कितने परसेंट? 30%। अब चूंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये कौन सी घटना हुई? एट्रिया का सिस्टोल। तो अगला डायग्राम बना लो। ये मान लेते हैं कि हार्ट है, ये बेटा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? एओर्टा। यहां क्या है? यहां क्या है? कस्पिड। और यहां क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व। और घटना कौन सी चल रही है? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले ऐसे नोड ने क्या किया? ऐसे नोड जनरेट इंपल्स। उसका रिजल्ट क्या हुआ था बेटा? अभी बनाओ नहीं, अभी बना लेना। उसका रिजल्ट क्या हुआ था? उसका रिजल्ट हुआ था साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब कॉन्ट्रैक्शन किसका? बोथ एट्रिया। और अगर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसी को क्या बोलोगे? एट्रियल सिस्टोल। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ था? इससे ब्लड फ्लो बढ़ गया था। इंक्रीज वेंट्रिकुलर ब्लड फ्लो। कितना बढ़ा था? तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही याद रखोगे, 30%। अब आपको यह बताना है कि इस दौरान क्या खुला होगा और क्या बंद होगा। तो चूंकि यहां से यहां ब्लड आ रहा है, तो बताओ क्या खुला होगा? तो कस्पिड वाल्व क्या होंगे? ओपन। लेकिन क्या इसमें ब्लड जा रहा होगा? नहीं जा रहा होगा। तो उस दौरान सेमी ल्यूनर बंद होंगे। तो इसी दौरान सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होंगे? क्लोज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
एट्रियल सिस्टोल के इवेंट बताइए, तो क्या क्या बताओगे? तो 5 इवेंट बताओगे। सबसे पहले कहोगे एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स जनरेट किया, इसका रिजल्ट हुआ दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, उसका रिजल्ट हुआ वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो बढ़ गया, कितने? 30%। इस दौरान क्या खुला क्या बंद? कस्पिड खुला और सेमील्यूनर बंद। बनाओ। लिया है। इसका मतलब है एट्रियल जब सिस्टोल चल रहा है तो उसी दौरान वेंट्रिकल का क्या चल रहा है? डायस्टोल चल रहा है। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि इवेंट एक दूसरे पर क्या करते हैं? ओवरलैप। इनका चल रहा है सिस्टोल और इनका चल रहा है डायस्टोल। ये मान लेते हैं कि एट्रिया का सिस्टोल कंप्लीट हो गया है, ये मान लेते हैं कि वेंट्रिकल लगभग लगभग पूरा भर गया है। अब होगा क्या? एसए नोड ने जो इंपल्स जनरेट की थी वो धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगी? एवी नोड पर पहुंच जाएगी और फिर एवी नोड उसको इंपल्स को फिर जनरेट करेगी और वो इंपल्स अब कहां जाएगी? तो वो इंपल्स अब फैल जाएगी किसमें? पूरी वेंट्रिकल में फैल जाएगी। तो जैसे ही इंपल्स पूरी वेंट्रिकल में आएगी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अभी कुछ लिखे नहीं, सुनेंगे आप। सिर्फ ये बताओ कि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगी वैसे क्या होगा? तो जैसे ही शुरू करेंगे वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाने का प्रयास करेगा? एट्रियम में, क्योंकि क्या खुला है? कस्पिड वाल्व तो खुला है। तो क्या वापस ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या बंद करो? कस्पिड वाल्व बंद करो। वेंट्रिकल का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा वैसे ही ब्लड वापस जाने का प्रयास करेगा, ना जाए। क्या बंद करना पड़ेगा? कस्पिड वाल्व बंद करना पड़ेगा। अब देखो, कस्पिड वाल्व आपने बंद किया है और सेमील्यूनर पहले से ही बंद है, इसका मतलब चारों बंद हैं। वेंट्रिकल का और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या खुल जाएंगे? सेमील्यूनर वाल्व खुल जाएंगे और वेंट्रिकल का ब्लड कहां चला जाएगा? तो कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल का ब्लड किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। फिर से सुनते हैं। एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल में ब्लड भर चुका है, एसए नोड की इंपल्स एवी नोड पहुंच चुकी है, एवी नोड ने इंपल्स जनरेट कर ली है, वेंट्रिकल तक पहुंच गई है। अब वेंट्रिकल का क्या शुरू होगा? कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते ही ब्लड वापस जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि कस्पिड क्या थे? खुले थे। लेकिन ब्लड वापस जाएगा नहीं, कस्पिड क्या हो जाएंगे? बंद। जैसे कस्पिड बंद करोगे, अब कस्पिड तो आपने बंद ही कर दिया, सेमील्यूनर पहले से बंद पड़े हैं तो चारों बंद हैं। वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ेगा। अब जब प्रेशर और बढ़ेगा तो क्या खुल जाएंगे? सेमील्यूनर। और जैसे ही खुलेंगे वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल का एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये पूरी घटना कौन सी है? तो ये पूरी घटना वेंट्रिकल का सिस्टोल है। फिर से सुन लेते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं। एट्रिया का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल भर चुका है, एसए नोड की इंपल्स एवी नोड तक जा चुकी है, वेंट्रिकल में इंपल्स पहुंच चुकी है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में जाने का प्रयास करेगा। इसको कहते हैं अटेम्प्टेड बैक फ्लो। ये ना हो, क्या बंद करना पड़ेगा? कस्पिड। थोड़ा वेंट्रिकल का और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, प्रेशर और बढ़ेगा। जैसे प्रेशर और बढ़ेगा क्या खुल जाएंगे? सेमील्यूनर, और ब्लड पंप हो जाएगा वेंट्रिकल से। कहां? या तो एओर्टा में या तो पल्मोनरी आर्टरी में। इसी पूरे घटनाक्रम को क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये मान लेते हैं कि हार्ट है,
ये बेटा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, एओर्टा, यहां क्या होगा, कस्पिड, और यहां क्या होगा, सेमी ल्यूनर। और पढ़ क्या रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आराम से बताओ, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में जाने का प्रयास करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, कस्पिड को क्लोज करना पड़ेगा। वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ेगा तो क्या खुल जाएगा, सेमी ल्यूनर ओपन हो जाएगा और ब्लड कहां से कहां चला जाएगा। तो इस वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में और इस वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में। तो देखो कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, आराम से बताएंगे। ऐसे नोड की जो इंपल्स है वो कहां पहुंच गई, रीच टू एवी नोड। एक बाद फिर एवी नोड ने फिर इंपल्स जनरेट की, और वो क्या एवी बंडल ब्रांचेज और परकिंजे फाइबर होते हुए अंततः कहां पहुंच जाएगी, वेंट्रिकल के मस्कुलेचर या मसल। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका रिजल्ट होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कस्पिड वाल्व को क्या करोगे, बोलते जाओ फिर लिखेंगे वही, कस्पिड वाल्व को क्या करोगे, क्लोज। उसके बाद क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व का क्या होगा, तो कहोगे ओपन। तो ब्लड फ्लो बताओ, ब्लड कहां से कहां जाएगा, तो कहोगे राइट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल का कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, एओर्टा। लिखो लिखो और आपसे 4 क्वेश्चन पूछना है, उनका आप जवाब दोगे। कस्पिड वाल्व कब खुला कब बंद, और सेमी ल्यूनर वाल्व कब खुला कब बंद। लिखते रहो, सोचते रहो। जैन बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि लास्ट टाइम एलटी में मैथ्स में सीट खाली रह गई थी। उसके बाद जीआईसी जो 2020 आया था, जिसकी परीक्षा 2021 में हुआ था, उसमें भी प्री में बच्चे जितना को क्वालिफाई करना था उतने नहीं किए थे। उसके पीछे रीजन ये है कि एलटी और जीआईसी दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, और जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें क्वालिफाई करना भी थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हर बच्चा तैयारी करता है, तुक्का लगा। सबने लिख लिया है, देखिए क्या है, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है। वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल का ब्लड कहां चला गया, जहां जाना था वहां चला गया। ये बताओ इस दौरान एट्रियम का हाल क्या होगा, बस इस दौरान एट्रियम का हाल क्या होगा। वेंट्रिकल का क्या चल रहा है, सिस्टोल चल रहा है, एट्रियम का बताओ क्या चल रहा है, बस। तो उस दौरान एट्रियम में ब्लड आ रहा होगा, और ये बंद भी तो हैं ये वाले, तो क्या नीचे आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, ये स्पेशल बात है, ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रिया किस में था,
एट्रिया इन डायस्टोल, डायस्टोल कहो चाहे रिलैक्स भी करो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान एट्रिया किसमें था? डायस्टोल में था। तो देखो फिर से ओवरलैपिंग हो गई। क्या चल रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लेकिन उसी दौरान क्या चल रहा है? एट्रिया का डायस्टोल। तो ओवरलैपिंग होती रहती है। अब आखिरी सवाल है ये बेटा बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो जरा। बढ़ा लिया? अब ध्यान से सुनेंगे, देखो क्या है। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां जाना था वहां जा चुका है। ठीक, अब देखो क्या होगा। अब शुरू होगा वेंट्रिकल का डायस्टोल। जैसे ही डायस्टोल शुरू करोगे, बताओ कहां का ब्लड कहां आने का प्रयास करेगा? तो एओर्टा का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आने का प्रयास करेगा और आर्टरी का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आने का प्रयास करेगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जल्दी ही हम सेमील्यूनर क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो देखो वापस पहुंचते हैं। जल्दी ही सेमील्यूनर वाल्व क्या करेंगे? क्लोज। वेंट्रिकल और रिलैक्स करेंगे वेंट्रिकल और रिलैक्स करेंगे तो वेंट्रिकल का प्रेशर और कम होता जाएगा। जैसे ही प्रेशर बहुत कम होगा, यहां बेटा क्या भरा होगा? ब्लड भरा होगा। क्यों? क्योंकि मैं भी पीछे बताया हूं, वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान एट्रिया का क्या चल रहा था? डायस्टोल चल रहा था। वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या बंद किया? सेमील्यूनर बंद किया। वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन और किए तो वेंट्रिकल का प्रेशर और कम होगा। यहां जो ब्लड भरा होगा वो धक्का दे करके क्या खोल देगा? कस्पिड खोल देगा। तो देखो कस्पिड खुल गए। अब जैसे ही कस्पिड खुलेगा होगा क्या? जो यहां ब्लड भरा है वो तुरंत यहां आएगा। अगर यहां का ब्लड यहां चला आएगा तो यहां जगह भी तो खाली होगी, और यहां जगह खाली होगी तो यहां का ब्लड यहां आएगा। अब देखो यहां का ब्लड यहां आया तो एट्रिया का क्या हुआ? डायस्टोल। और यहां का यहां आया तो वेंट्रिकल का क्या हुआ? डायस्टोल। फिर से दोनों का डायस्टोल शुरू हो जाएगा और हम क्या कहेंगे? क्या शुरू हो गया? ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो गया। फिर से सुन लेते, देखो क्या बताया है। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां जाना था वहां जा चुका है। अब शुरू होगा वेंट्रिकल का डायस्टोल। जैसे ही डायस्टोल शुरू होगा वेंट्रिकल का प्रेशर कम होने लगेगा। इस कम प्रेशर के नाते इन दोनों जगह का ब्लड यहां आने का प्रयास करेगा, ना आने पाए। क्या बंद करोगे? सेमील्यूनर बंद करोगे। सेमील्यूनर बंद करोगे, थोड़ा और रिलैक्स करो, वेंट्रिकल का प्रेशर और कम होगा। यहां का ब्लड धक्का देके क्या खोल देगा? कस्पिड खोल देगा। अब जैसे कस्पिड खुलेगा एट्रिया का ब्लड धड़ाम से कहां आएगा? वेंट्रिकल में आएगा, मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो एट्रिया खाली भी तो होगा, तो वेना केवा का ब्लड कहां आएगा? एट्रिया में। तो एट्रिया का डायस्टोल मतलब दोनों का डायस्टोल मतलब ज्वाइंट डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद तुरंत बाद क्या देखने को मिलेगा? तो तुरंत बाद फिर से क्या मिल जाएगा? ज्वाइंट डायस्टोल। और फिर से कहानी क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब 4 असली सवाल बता दो। ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान सेमील्यूनर वाल्व बंद हुआ, क्यों? तो कहोगे ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड वापस आने का प्रयास करता है, उसी कड़ी में क्या बंद हो जाता है? सेमील्यूनर बंद हो जाता है। अच्छा, इसी दौरान कस्पिड खुल जाता है, क्यों? क्योंकि एट्रिया का जो ब्लड है वो धक्का देके क्या करता है? खोल देता है। और धक्का देके खोलने का मतलब पुश ओपन होता है। तो बताओ कब कब सेमील्यूनर वाल्व ओपन हुआ और कब कस्पिड वाल्व ओपन हुआ? जल्दी ना करो, आराम से सोचो। अभी सवाल करवाएंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि देखो सवाल आता कैसे है। इस दौरान
सेमी ल्यूनर वाल्व खुला है, इसी दौरान कस्पिड सेमी ल्यूनर वाल्व बंद है और कस्पिड खुला है, क्यों? तो कहोगे इसी दौरान अटेम्प्टेड बैक फ्लो के चक्कर में क्या बंद करना पड़ा, और फिर हाई प्रेशर जब यहां था तो क्या खुल गया, तो कहोगे कस्पिड वाल्व खुल गया। तो दो लाइनें पॉइंट करके लिखोगे, जरा हम बोलेंगे आप लिख लोगे। लिखिए लिखिए ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल, ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल, या इसी को वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कहते हैं। रियल में तो वेंट्रिकल का ही डायस्टोल है ना, तो ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर एरो कर दीजिएगा ऐसे, एरो कर दीजिएगा ऐसे, और 1 और 2 लिखिएगा। 1 और 2, पहला क्या लिखिए, 1 और 2 ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है। 1 में लिखिए सेमी ल्यूनर क्लोज्ड, सेमी ल्यूनर क्लोज्ड, बताओ क्यों? सेमी ल्यूनर क्लोज, बताओ क्यों? तो लिखिए ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो, यहां से यहां ब्लड आने का प्रयास किया तभी तो बंद हुआ। तो सेमी ल्यूनर क्लोज ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात लिखो, कस्पिड ओपन, कस्पिड ओपन, बताओ क्यों? तो उसका क्या, एरो करके लिखिए, कस्पिड ओपन, उसके सामने एरो करके लिखिए, एरो करके लिखिए हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट एट्रिया, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट एट्रिया, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट एट्रिया, और ब्रैकेट में लिखिए पुश ओपन, ये पुश ओपन, ठीक। ये दोनों बातें क्लियर, ये क्यों बंद हुआ और ये क्यों खुला, कॉन्सेप्ट साफ है। चलिए अब हमको ये लिखना है, ये क्यों बंद हुआ और ये क्यों खुला। तो लिखिए नई लाइन से, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फ्रेश पॉइंट है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वही दो बातें नई लाइन से, 1 नंबर और 2 नंबर। बताओ पहले कौन सी घटना होगी, पहले ये होगी कि पहले ये होगी? पहले ये होगी ना। तो लिखिए कस्पिड क्लोज्ड, कस्पिड क्लोज ड्यू टू, किसके नाते? कस्पिड क्यों बंद हुआ था? तो जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन किए थे तो यहां का ब्लड यहां जाने का प्रयास किया था, ना जाने पाए, क्या बंद किया? कस्पिड। तो ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो। और ये अटेम्प्टेड बैक फ्लो क्यों हुआ था? क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर क्या कर गया था, बढ़ गया था। तो ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर, हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर। अच्छा उसके बाद क्या हुआ था बेटा? हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर, उसके बाद क्या हुआ था? सेमी ल्यूनर खुला, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर इतना हाई था कि धक्का देके क्या खोल दिया गया, सेमी। तो लिखिए नंबर दूसरी बात, दूसरी बात लिखिए सेमी ल्यूनर ओपन, सेमी ल्यूनर ओपन, एरो करके लिखिए ड्यू टू, सेमी ल्यूनर ओपन ड्यू टू, बताओ, ड्यू टू हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर, हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर।
जितना पढ़ाया है उसको 5 मिनट में सुन लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए। पढ़ाया ये है कि मान लेते हैं कि सारे चैम्बर रिलैक्स हैं, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, एट्रिया भी रिलैक्स है, तो ब्लड फ्रीली वेना केवा से कहाँ आएगा? एट्रियम, और एट्रियम से आएगा वेंट्रिकल। चूंकि एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है तो वेंट्रिकल का डायस्टोल, वेना केवा से एट्रियम में आ रहा तो एट्रिया का डायस्टोल, मतलब दोनों डायस्टोल मतलब जॉइंट डायस्टोल। इस दौरान क्या खुला क्या बंद? तो इस दौरान कस्पिड खुला और सेमील्यूनर बंद। फिर क्या होता है? फिर मैंने बताया एट्रिया सिस्टोल, ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया, जैसे इंपल्स जनरेट करेगा दोनों एट्रिया कांटेक्ट करेंगे तो एट्रिया के ब्लड को निचोड़ के कहाँ भेज दोगे? वेंट्रिकल में भेज देंगे। इस दौरान 30% ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, वाल्व में कोई अंतर नहीं, ये क्या रहेगा? ये खुला रहेगा और ये बंद रहेगा। ठीक, फिर क्या होगा? ऐसे नोड की इंपल्स एवी नोड पहुंच जाएगी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सबसे पहले क्या बंद करना पड़ेगा? कस्पिड। थोड़ा प्रेशर और बढ़ाओगे क्या खुल जाएगा? सेमील्यूनर, और ब्लड कहाँ चला जाएगा? जहां जाना है। वेंट्रिकल सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगा। फिर वेंट्रिकल का करेंगे डायस्टोल, जैसे डायस्टोल करेंगे यहाँ का ब्लड यहाँ आने का प्रयास करेगा, ना आने पाए क्या बंद करना पड़ेगा? सेमील्यूनर। और रिलैक्स करोगे तो यहाँ का प्रेशर चूंकि ज्यादा होगा तो क्या खुल जाएंगे? कस्पिड खुल जाएंगे और फिर से ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा और साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी आराम से। किस दौरान क्या खुलता है? तो जब वेंट्रिकल का सिस्टोल करते हैं तो क्या खुला क्या बंद? कस्पिड पहले बंद हुए, सेमील्यूनर बाद में खुल गए। क्यों बंद हुए? अटेम्प्टेड बैक फ्लो के चक्कर में। क्यों खुल गया? हाई प्रेशर। और जब वेंट्रिकल का डायस्टोल करते हैं तो क्या खुलता क्या बंद होता है? कस्पिड खुलते हैं और सेमील्यूनर बंद होते हैं। सेमील्यूनर बंद क्यों हुए? अटेम्प्टेड बैक फ्लो। और कस्पिड खुल क्यों गए? हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। आराम से पेज नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 44। जिनके पास बुकलेट नहीं है वो अगल बगल से फोटो खींच के क्वेश्चन देखें जरूर। जिनके पास है भैया अगल बगल वालों फोटो खिंचवा दो। ये लो भैया हमारे में से देख लो। और कोई किसी की मदद नहीं करेगा, अपना अपना सवाल करेंगे। पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 44। हमको आंसर पता है, आंसर ना बताओ, क्वेश्चन देखो। और कोई किसी की मदद नहीं करेगा, अपना अपना करोगे। को ये लग रहा है कि दूसरा आंसर सही है। बहुत लोग इसमें दूसरा आंसर लगाए थे। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से खुलते हैं। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से खुलते हैं कि नहीं भाई, इतना बताओ। नहीं खुलते हैं, वो ज्वाइंट डायस्टोल में ही खुले हैं।
तो क्या एट्रियल सिस्टोल में फिर से खुलेंगे? तो दूसरा आंसर बहुत लोगों ने लगाया। तो आंसर कौन सा सही है? तो अभी 4 लाइनें आपको लिखाई हैं, 4 लाइनें लिखाई, कौन खुलेगा कौन बंद होगा उसका कारण क्या है, तो जरा वो 4 लाइनें पढ़ लीजिए फिर से। जिस साल ये सवाल आया था उस साल एक लोगों का सिलेक्शन 5 नंबर से रुका था, वो यही 5 नंबर थे, यही सवाल गलत हुआ था। अभी तक सिलेक्शन तब से नहीं हो पाया है, सिर्फ एक क्वेश्चन से, क्योंकि उनके दिमाग में चल गया कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व एट्रिया के सिस्टोल से खुलते हैं, जबकि खुलते कैसे हैं? तो जब यहां ब्लड भरा होता है तो वो धक्का देके स्वयं खोल देता है, कि इसको निचोड़ते हैं तब ये खुलता है। ज्वाइंट डायस्टोल में इसको निचोड़ते हैं तब ये खुलता है। जब यहां का ब्लड धक्का देता है तो ये खुल जाता है, कि कॉन्ट्रैक्शन से खुलता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 लाइनें हैं, एक तो पूछी जा चुकी है, फिर एग्जामिनर पूछ लेगा, आराम से बताएंगे। कस्पिड वाल्व खुला, क्यों? तो कहोगे ऊपर के ब्लड ने धक्का देके खोल दिया, और उसी दौरान सेमील्यूनर बंद है, क्यों? अटेम्प्टेड बैक फ्लो के चक्कर में। फिर आगे कस्पिड बंद हुआ, क्यों? अटेम्प्टेड बैक फ्लो के चक्कर में, और सेमील्यूनर खुल गया, हाई प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल। यही 4 हैं, इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, एक आ चुका है। क्लियर है? तो आंसर कौन सा सही है? अब आंसर कोई भी सही होगा, देख लेना, लो देखें कौन सा है। तो पहला है एवी नोड का इंपल्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, नहीं, गलत। दूसरा है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, गलत। तीसरा है ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ये सही। और चौथा है इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर क्लोज या काज क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर। तो वेंट्रिकल का प्रेशर जब बढ़ता है तब तो सेमील्यूनर खुल जाता है कि बंद होता है। तो जो 4 लाइनें लिखा है उसमें से 2 आ गई हैं और 2 बची हैं, वो भी आने वाली हैं। अच्छा सवाल है कार्डियक साइकिल का। आगे बढ़े तो जरा एनसीईआरटी खोलो सब लोग। चलो एनसीईआरटी निकालो और हाइलाइटर निकाल लो। लिखा है हाउ डज हार्ट फंक्शन, कर काम कैसे करता पता करते हैं, करे लाओ देखते हैं समझते हैं। लिखा है टू बिगिन विद, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे। टू बिगिन विद, आओ शुरू करते हैं, आओ शुरू करते हैं। एनसीईआरटी वाले फर्जी में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ये लिखे हैं टू बिगिन विद, आओ शुरू करते हैं, तो भैया शुरू करो। अब आपने जानते हो क्या समझ लिया है? आओ शुरू करते का मतलब यह है कि ज्वाइंट डायस्टोल से ही क्या शुरू हो रहा है? कार्डियक साइकिल। ऐसा नहीं है, आओ शुरू करते हैं ये अलग मसला है। विज्ञान आओ करके देखें, ऐसे नहीं होता था। तो ये आओ शुरू करते हैं, चलो भाई शुरू किया जाए। क्या कह रहा? मान लेते हैं कि ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें है? रिलैक्स स्टेट में है। तो किसमें है? ज्वाइंट डायस्टोल में है। इस दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन है और ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कहां से? पल्मोनरी वेन से। और कहां से? वेना केवा से। किसमें जा रहा है? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू? लेफ्ट और अरे तो सीधे सीधे नहीं कह सकते थे कि पहले लेफ्ट एट्रियम में आया है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है, घुमा रहे हैं क्या? कि वेना केवा से सीधे कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू? राइट एट्रिया। चलो कोई बात नहीं।
इसी दौरान सेमी ल्यूनर वाल्व क्या रहेंगे, क्लोज। सब क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है। ऐसे नोड अब जनरेट करेगा क्या, एक्शन पोटेंशियल कहो चाहे इंपल्स कहो, जो स्टिमुलेट करेगा दोनों एट्रिया को कि क्या करो, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। कहोगे क्या, एट्रियल सिस्टोल। फायदा क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्या, फ्लो ऑफ ब्लड। किसमें, वेंट्रिकल। कितने परसेंट, कितने परसेंट, 30%। एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंचेगा, वेंट्रिकल की साइड। किससे, एवी नोड, फिर एवी बंडल, फिर बंडल ऑफ हिस। लिखा जरूर है बंडल ऑफ हिस, ये वही है। ट्रांसमिट इट थ्रो, ये जानते हो क्यों लिखा है, जो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच हैं उनको बंडल ऑफ हिस का भी पार्ट माना जाता है। ट्रांसमिट कर देंगे कहां, इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अंततः क्या होगा, वेंट्रिकल की मसल क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम क्या मानेंगे, वेंट्रिकल का सिस्टोल। देखो बहुत बढ़िया लिखा है, उसी दौरान एट्रिया क्या कर रहा होगा, रिलैक्स। मतलब एट्रिया क्या क्या चल रहा होगा, डायस्टोल। मतलब एट्रिया का डायस्टोल और वेंट्रिकुलर का सिस्टोल एक साथ है। कोइंसिडिंग का मतलब एक साथ होना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो बताओ बढ़ेगा कि प्रेशर घटेगा, तो इंक्रीज करेगा क्या, वेंट्रिकुलर प्रेशर। जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे ब्लड वापस जाने का प्रयास करेगा, क्या बंद करना पड़ेगा, ट्राइकस्पिड और क्या बंद करोगे, बाइकस्पिड। ये देखो स्पष्ट लिखा है, ड्यू टू। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्यों बंद हुआ, तो यहां ड्यू टू लिखा है। ड्यू टू का मतलब क्यों ही तो लिखा है, तो क्या बताओगे, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। फिर देखो कह रहा है जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता जाएगा, अब सेमी ल्यूनर वाल्व जो किसको गाइड कर रहे थे, पल्मोनरी आर्टरी को और किसको, एरोटा को, वो जबरदस्ती क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और जब ब्लड खुल जाएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, उन्हीं वेसल में जाएगा। कह रहा अब वेंट्रिकल फिर से क्या करेगा, रिलैक्स। तो क्या कहोगे, वेंट्रिकल का डायस्टोल। बताओ जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो देखो लिखा है वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल। अगर चीजें समझी हैं तो एनसीईआरटी बहुत आसान है। जैसे ही ये गिरेगा प्रेशर, सबसे पहले क्या करेगा, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। क्यों, क्योंकि क्या होने लगा था, क्या होने लगा था, बैक फ्लो। तो उसको क्या करना पड़ा, प्रिवेंट। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए सबसे पहले क्या बंद करना पड़ा, सेमी ल्यूनर वाल्व को बंद करना पड़ा। जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर और गिरता जाएगा, देखो लिखा है फर्दर, फर्दर का मतलब और गिरता जाएगा, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होंगे, पुश ओपन। पुश ओपन मतलब ऊपर एट्रियम है नीचे वेंट्रिकल है, ऐसे खुलेंगे। क्यों खुले, ड्यू टू प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय ब्लड, जो उसमें भरा हुआ था, कहां से, वेन से। ब्लड एक बार फिर से फ्रीली मूव करेगा किसमें, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल और एट्रिया फिर से किसमें चले गए, रिलैक्स। तो फिर से क्या शुरू हो गया, जॉइंट डायस्टोल। कह रहा फिर से ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, और जो इवेंट पढ़े हो ऊपर वो फिर से क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस रिपीट। किसी के मन में कोई भ्रम हो तो बताए वरना आगे बढ़ें। अभी जानबूझ के लब और डब की आवाज नहीं बताए हैं क्योंकि हमको अभी हार्ट साउंड पढ़ाना है आगे। नहीं, आओ शुरू करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं, वहां समझाना आसान है। बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में फिट कर लीजिए। कार्डियक साइकिल की शुरुआत एनसीईआरटी में लिखा है, इनिशिएट हार्ट बीट। दिखाएं, ये देखो लिखा है इनिशिएटिंग
ऐसे नोड की इम्पल्स हार्ट बीट को क्या करती है, इनिशिएट भी करती है और मेंटेन भी करती है। तो इनिशिएट का मतलब कार्डियक साइकिल शुरू कराना, कौन शुरू कराएगा, ऐसे नोड ही शुरू कराएगा। और उसकी एक्टिविटी से सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। तो बिल्कुल साफ रखिए। एनसीईआरटी का जो ये पैराग्राफ दिया है, इसमें इतने में ज्वाइंट, इतने में हार्ट साउंड दिया है। तो हमने अभी तक जानबूझ के हार्ट साउंड को बात नहीं की है। पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, कार्डियक आउटपुट, और उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, हार्ट साउंड। तो साइड हेडिंग डालिए कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अभी लिखेंगे नहीं, केवल देखेंगे। फिर एक बहुत बढ़िया सवाल अभी जल्दी ही आया है, वो क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे। क्वेश्चन देखिए, कार्डियक आउटपुट पे डिजाइन कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखें क्या है, कुछ भी लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। देखो जरा इधर बेटा, जरा बताओ हमको हार्ट रेट क्या होता है। तो लगभग 72 पर मिनट। लेकिन ये होता क्या है, तो ये होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यही तो होता है। एक मिनट में जितनी हार्ट बीट होंगी उसी को हम क्या कहेंगे, हार्ट रेट कहेंगे। अभी लिखना नहीं। दूसरी चीज एक है, उसका नाम है स्ट्रोक वॉल्यूम, होता है लगभग 70 ml के आसपास। अब ये होता क्या है ये समझ लीजिए। स्ट्रोक का मतलब होता है धक्का, झटका। इधर देखिए, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में कुछ ना कुछ तो ब्लड पंप होता हो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में मतलब एक कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप किया जाएगा वेंट्रिकल के द्वारा, उसी को क्या कहते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये क्या है, तो कहोगे वॉल्यूम, अभी लिखिएगा नहीं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसी को कहते क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, तीसरा शब्द क्या है, कितना होता है, तो लगभग कितना होता है, 5000 ml पर मिनट, इसकी वैल्यू। ये होता क्या है, तो देखो ध्यान सुनिएगा, 72 बार ऐसे ऐसे करेंगे एक मिनट में। तो कह रहा हार्ट के द्वारा एक मिनट में जितना ब्लड पंप किया गया, तो एक मिनट में कितनी बार पंप करेंगे, 72 बार। ऐसे ऐसे 72 बार करोगे तो एक मिनट पूरा होगा। हार्ट के द्वारा एक मिनट में जितना ब्लड पंप किया जाए उसका नाम, और एक बार में जितना पंप किया जाए, एक बार में जितना पंप करोगे उसका नाम स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में जितना पंप करोगे उसका नाम कार्डियक आउटपुट। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, बस क्या है, पर मिनट। अब निकालोगे कैसे, तो अगर कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम। वैल्यू रखो, हार्ट रेट कितना है 72, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70, तो गुणा करो कितना आया 5040 ml। 5040 ml का मतलब मोटा मोटा हम क्या कह सकते हैं, 5000 ml, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 5 लीटर पर मिनट। अब काम का सवाल जानते हो क्या है, अगर हमको कार्डियक आउटपुट बदलना है तो
तो हम क्या बदल दें? तो या तो हम हार्ट रेट बदल दें और या तो हम क्या बदल दें? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम दो चीजें बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? हम हार्ट रेट भी बदल सकते हैं और हम स्ट्रोक वॉल्यूम। क्यों? अगर पूरी ताकत से पंप करेंगे तो भाई ज्यादा पंप करेंगे, और कम ताकत से पंप करेंगे तो कम पंप करेंगे। तो एक बार में कितना पंप करोगे ये आपके मन की बात है। अगर आप पूरी ताकत लगाओगे तो भाई ज्यादा पंप करोगे, और कम ताकत लगाओगे तो कम पंप करोगे। और एक मिनट में कितनी बार पंप करोगे? तो भाई चाहे 70 बार पंप करो, चाहे 80 बार पंप करो, चाहे 100 बार पंप करो। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हार्ट रेट भी, और क्या चेंज कर सकते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर हम ये दो चीजें चेंज करेंगे तो क्या बदल जाएगा? कार्डियक आउटपुट बदल जाएगा। तो ह्यूमन के पास क्या योग्यता है? ह्यूमन हैव एबिलिटी टू अल्टर, क्या? दो चीजें बदल सकते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी बदल सकते हैं और हार्ट रेट। तो क्या चेंज हो जाएगा? तो चेंज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलेटिक एक्टिविटी में होते हैं, इनका कार्डियक आउटपुट हमसे क्या होता है? बढ़िया होता है। तो कार्डियक आउटपुट इनका ज्यादा होता है, मोर देन नॉर्मल। इसी नाते सभी डॉक्टर कहते हैं भैया एक्सरसाइज करो। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, रोज दौड़ेंगे तो डेली हार्ट ज्यादा काम करेगा, तो हार्ट की मसल क्या हो जाएंगे? थोड़ी मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। तो हार्ट ज्यादा ताकत से पंप करेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो एथलेटिक पर्सन का कार्डियक आउटपुट हम लोगों से क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, लिखने से पहले सवाल लगाएंगे। चलो बुकलेट लाओ। पेज नंबर 39। और सुनो, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बुकलेट में तो लिखा ही है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब जब आप रिवाइज करोगे तो ये रिवाइज हो जाएगा। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। काम का सवाल है, क्वेश्चन करोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा चलो भैया लिख ही लो, पहले ये लिख लो फिर क्वेश्चन करो। चलो, का आंसर निकल आया है, बस बाकी लोग का नहीं निकला। देखो भैया कैसे निकलेगा। अब देख लो क्या करना है। देखो एग्जामिनर ने कैसे सवाल बनाया है। उसने कहा है कि मान लेते हैं कि कोई ये हार्ट है, कह रहा वेंट्रिकल में ब्लड कितना आया है। जरा दे दो भैया हमको। हाँ पता लगा गलत ही लिख डालेंगे फिर। कह रहा which would be the heart rate of person if cardiac output 5 लीटर है, blood volume in the ventricle at the end of diastole 100 ml है। तो कह रहा जब डायस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल जब कंप्लीट हो जाएगा तो कितने ml ब्लड है? 100 ml ब्लड है। ठीक है, फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां से ब्लड पंप भी तो किया जाएगा। तो जब पंप करोगे तो उसको क्या कहोगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कह रहा सिस्टोल के बाद भी यहां ब्लड रह गया है, कितना? 50 ml। तो जरा बताओ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान कितना ब्लड पंप किया? भाई डायस्टोल के समय यहां 100 था, सिस्टोल के बाद यहां 50 रह गया, तो पंप कितना किया? 50 ही तो पंप किया। और जो एक बार में पंप करते हैं उसी का नाम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो बस यही समझना था
कि वेंट्रिकल में 100 ml ब्लड है, पंप करने के बाद 50 ml बच गया, तो पंप कितना किया? 50 ml। और एक बार में जितना पंप करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मिल गया, स्ट्रोक वॉल्यूम मिल गया है, और कार्डियक आउटपुट दिया है कितना? 5 लीटर। और हार्ट रेट पूछा है, नहीं निकाल पाओगे। तो क्या है? कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपान स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर का मतलब 5000 ml, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 50 ml। तो भैया काट दीजिए, कितना आया? कितना आया? 100 पर मिनट। यही आंसर दिया है। फिर से समझ लीजिए क्या किया है। कहा है वेंट्रिकल के डायस्टोल के बाद 100 ml वेंट्रिकल में ब्लड था, वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद 50 ml बचा था। इसका मतलब कितना पंप किया? 50 ही तो पंप किया। और जितना पंप करते हो एक बार वो क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल गया, स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल गया, कार्डियक आउटपुट दिया है, हार्ट रेट पूछा है, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर का मतलब 5000 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम भी निकाले हो कितना? 50। आंसर कितना आ जाएगा? 100। तो इसका हार्ट रेट कितना है? 100 पर मिनट। किसी के मन में कोई डाउट? क्वेश्चन ने आपसे क्या निकलवाया? निकलवाया तो हार्ट रेट है, लेकिन वास्तव वो क्या जानना चाहता है? स्ट्रोक वॉल्यूम जानना चाह रहा। 100 ml ब्लड था, 50 ml रह गया, तो पंप कितना किए? 50 ही तो पंप किए। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 50 ml। कोई दिक्कत? देखो अच्छे सवाल इसी टाइप के एग्जाम में आ रहे हैं। ये भी बहुत लोगों का सवाल क्या हुआ है? गलत हो गया। कार्डियक आउटपुट क्लियर? चलो एनसीईआरटी ओपन करो। चलो हाइलाइटर निकालो। सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट, जो कि साइक्लिकली क्या होते हैं? रिपीट। उसी कहते क्या हैं? मतलब पूरी कार्डियक साइकिल पढ़ाने के बाद डिफिनीशन दिए हैं। इसमें क्या होता है? सिस्टोल और डायस्टोल। किसका? एट्रिया का भी और वेंट्रिकल। कह रहा जैसा कि पहले बता चुके हैं, हार्ट करता कितनी बार? 72 बार। क्या? 1 मिनट। इसका मतलब ढेर सारी कार्डियक साइकिल क्या होंगे? 1 मिनट। तो कह रहा अगर इससे आप निकालोगे जो कैलकुलेट किए थे, तो पता चलेगा ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितनी है? कितनी? 0.8। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल टिक करो। ड्यूरिंग ए लिखा है, ए का मतलब एक कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप करेगा लगभग कितना? 70 ml ब्लड। इसको कहोगे क्या? और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर गुणा कर दो किससे? हार्ट रेट क्या है? नंबर ऑफ बीट पर मिनट। तो क्या मिलेगा? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट की डिफिनीशन है, कार्डियक आउटपुट डिफाइन एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई, ये क्या लिखा है? ईच वेंट्रिकल क्या? पर मिनट। तो एवरेज कितना आएगा? 5000 ml, या क्या कहोगे? 5 लीटर। किसका? हेल्दी का। बॉडी के अंदर ये योग्यता है कि क्या बदल सकती है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और क्या बदल सकती है? हार्ट रेट। तो क्या बदल जाएगा? एग्जाम्पल देखो, किसका? कार्डियक आउटपुट किसका? एथलीट का बहुत ज्यादा होता है। किससे? सामान्य मैन से। ये पैराग्राफ अलग है, हेडिंग डालिए हार्ट साउंड। हेडिंग हार्ट साउंड। हार्ट साउंड। तो पहले तो रटने वाला सवाल है कि किसी भी कार्डियक साइकिल में कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं? तो वैसे तो अगर एमबीबीएस करोगे तो आप बहुत सारे साउंड पढ़ोगे। यहां केवल कितने? 2। ईच कार्डियक साइकिल में कितने? 2
प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिनको सुन सकते हैं। इन्हीं प्रोमिनेंट साउंड को क्या कहते हो? हार्ट साउंड कहते हैं। और सुनोगे कैसे बेटा? तो स्टेथोस्कोप से। वापस ये तो रटने वाली सवाल है। अब सवाल ये है कि ये साउंड आए कहां से। तो देखो कैसे आते हैं। अब लिखना नहीं, सुनना केवल। ये मान लेते हैं कि हम लोगों का हार्ट है और चल रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या सिस्टोल पहले कर लेते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आप आराम से बताइएगा, इस दौरान ये क्या है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? एरोटा। इस दौरान बताओ कस्पिड और सेमी ल्यूनर का हाल। तो हम फिर से रिपीट करते हैं। वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा है, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ रहा है, वेंट्रिकल के प्रेशर के नाते क्या बंद होगा? कस्पिड क्या होगा? बंद होगा। और सेमी ल्यूनर ओपन होगा। अब ध्यान सुनिए, घर में जो दरवाजे लगे होते हैं उनके खुलने की आवाज कम आती है और उनके बंद होने की आवाज ज्यादा आती है। वही हाल हार्ट का है। हार्ट में जो वाल्व लगे हैं उनके खुलने की कोई आवाज नहीं होती है, उनके बंद होने की। तो कौन खुला है? सेमी ल्यूनर। कोई आवाज आएगी नहीं। और कौन बंद हुआ है? कस्पिड। आवाज आ जाएगी। जैसे ये बंद होगा साउंड प्रोड्यूस होगा और इसी को कहोगे फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड का ही दूसरा नाम क्या है? लब साउंड। ये बताओ सिस्टोल में प्रोड्यूस हुआ है कि डायस्टोल में? सिस्टोल में प्रोड्यूस हुआ है, इसी नाते इसको कहते हैं सिस्टोलिक साउंड। पहला साउंड है सिस्टोलिक साउंड है, किसके नाते आया है? तो कहोगे क्लोजिंग किसकी? कस्पिड वाल्व। अच्छा चलो फिर से देखते हैं। ये मान लेते हैं हम लोगों का हार्ट है, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? एरोटा। यहां क्या है? कस्पिड। और यहां क्या है? सेमी ल्यूनर। और मान लेते चल रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू होते ही यहां का ब्लड यहां आने का प्रयास करेगा, ना आने पाए तो क्या करोगे? हैं? वेंट्रिकल का डायस्टोल जैसे शुरू करोगे, सबसे पहले ये बंद करोगे कि ये खोलोगे? तो सबसे पहले सेमी ल्यूनर और उसके बाद कस्पिड ओपन। अभी बताया खुलने की आवाज आती नहीं है, आती किसकी है? बंद होने। क्या बंद हुआ है? तो जैसे सेमी ल्यूनर क्लोज होगा वैसे आ जाएगी क्या? सेकेंड हार्ट साउंड। और सेकेंड हार्ट साउंड को कहते क्या है? तो इसको कहते हैं डब साउंड। क्या कहते हैं? डब साउंड। जरा आराम से बताओ, सिस्टोल में आया है कि डायस्टोल में? इसी नाते इसको कहते हैं डायस्टोलिक साउंड। किसके बंद होने से आया है? ये किसके बंद होने से आया था और ये किसके बंद होने से? तो क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। कंक्लूजिव लाइन सुने आराम से। हम लोगों की कार्डियक साइकिल में
दो प्रोमिनेंट साउंड है। अगर आप एमबीबीएस करोगे 4 हर्ट साउंड पढ़ोगे, यहाँ कितने 2 हर्ट साउंड। दो प्रोमिनेंट हर्ट साउंड हैं जिनको आसानी से सुना जा सकता है। किसकी मदद से? स्टेथोस्कोप मदद से। दो हैं तो पहला साउंड होगा, दूसरा साउंड होगा। पहले साउंड का नाम लब साउंड, लब बोलते जैसी आवाज है वैसा आता है, और दूसरे का नाम डब साउंड। तो लब साउंड और डब साउंड किसके नाते आते हैं? तो कहोगे क्लोजिंग ऑफ वाल्व से आते हैं। किसकी क्लोजिंग से क्या आता है? तो कहोगे पहला जो साउंड है वो लब साउंड है, वो कस्पिड के बंद होने से आता है। किस दौरान? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। इसी नाते इसका नाम सिस्टोलिक साउंड है। और दूसरे का नाम डब साउंड है। ये किसके बंद होने से आया है? तो कहोगे सेमी ल्यूनर। और कब आया है? कब आया है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसी नाते इसका नाम क्या हो गया? डायस्टोलिक। तो अब जब हम लोग वेंट्रिकल का सिस्टोल करते हैं तो लब आता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल करते तो डब, फिर लब, फिर डब, फिर लब, फिर डब, लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे हो रहा है। ठीक, इसी बीच में लब डब हो गया। जैसे ही नया साउंड आया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। ध्यान से सुनेंगे, हार्ट साउंड लब और डब के बीच कोई साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। आपको मतलब जो अगर आप डॉक्टर बनेंगे तब आप किसी का सुनेंगे तो आपको क्यों लब डब लब डब सुनाई पड़ना चाहिए। लब का मतलब क्लोजिंग ऑफ कस्पिड और डब का मतलब क्लोजिंग ऑफ सिम। सब कुछ सही चल रहा है। मान लेते हैं कि आपका वाल्व थोड़ा खराब हो गया। जैसे घर के दरवाजे हैं, कभी कभार खोलने में चरचर चरचर की आवाज आती है। कब आती है? जब जॉइंट पे कुछ गड़बड़ हो जाता है तभी तो आती है। तो मान लेते हैं कि ये कस्पिड वाल्व थे, ये आराम से बढ़िया खुल रहे थे, फिर बंद हो रहे थे, फिर खुल रहे थे, फिर बंद हो रहे थे। खुलने में कोई आवाज नहीं आ रही थी, खुलने की भी आवाज आने लगी तो ऐसे आएगी लब डब लब डब लब डब। तो जैसे लब डब हुआ इसका मतलब नई साउंड आ गई। और सुनो कैसी आवाज आएगी, जैसे दीवार के ऊपर हाथ रगड़ते हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसी आवाज आ रही है, ये एक आवाज सुनाई पड़ती है। ये सब अलग सवाल, अलग आवाजें आ रही हैं। अगर हार्ट में कोई और आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि वाल्व में कुछ गड़बड़ है। तो डॉक्टर क्यों सुनता है? उसको सुनने का शौक थोड़े पड़ा है। क्यों सुनता है? वो ये जानना चाहता है कि आपके वाल्व अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग हार्ट साउंड पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? इस नाते पढ़ रहे हैं कि हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर अच्छे से काम कर रहा होगा तो सब कुछ सही होगा, और अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा तो पहले और दूसरे हार्ट साउंड के बीच नई हार्ट साउंड आ जाएगी। अगर वाल्व कहीं जरा सा खुला भी रह गया और ब्लड वापस गया तो फिर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। किसी भी एबनॉर्मल हार्ट साउंड को मरमर साउंड कहते हैं। कौन सा साउंड? मरमर साउंड कहते हैं। अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, आपने एमडी किया और फिर डीएम कार्डियो में किया, तो आप डिटेल में मरमर साउंड पढ़ेंगे। तो मरमर साउंड एक प्रकार का एबनॉर्मल साउंड होता है। तो साउंड पढ़ते क्यों हैं? तो कहोगे साउंड का डायग्नोस्टिक महत्व है। हार्ट की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने में किसका बड़ा रोल है? हार्ट साउंड का। इतना लिख लो, इसके बाद एक लाइन लिखनी केवल। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल क्या लिखा है? दो प्रोमिनेंट साउंड। इसका मतलब साउंड और भी हैं, साउंड और भी हैं, लेकिन मेन कौन है? दो। प्रोड्यूस और इजिली सुने जा सकते किससे? पहला हार्ट साउंड कौन है? लब एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड या सिंपल कस्पिड कह सकते हो। और सेकंड हार्ट साउंड का मतलब डब एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। दीज साउंड आर क्या लिखा है? क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ईसीजी, ईसीजी के बारे में यह है कि जब तक इसका सवाल पेपर में नहीं छपता है तब तक पेपर ही मशीन से बाहर नहीं निकलता है। मतलब एक सवाल हमेशा आ ही रहा है रेगुलर। मतलब आप पेपर उठा के देखो तो कम से कम 10 सवाल ईसीजी के आपको मिलेंगे पीवाईक्यू में, कहीं मैचिंग में, कहीं स्टेटमेंट में, कहीं कुछ कुछ ना कुछ ईसीजी से आ ही रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और फिक्स क्वेश्चन है, केवल 6 सवाल है, वो आप रट लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सही रहेंगे। ईसीजी हेडिंग डालिए, ईसीजी। ये बताओ ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? अगर इतने आसान होता तो पूछ न रहे होते। तय कर लो, हम वही लिख देंगे। तो इसका मतलब इसका एक फुल फॉर्म है नहीं, तभी 2 एरो बनाए हैं। तो पहले एरो में क्या लिखोगे? पहले पर लिखेंगे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, और दूसरे पे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। कौन सा फुल फॉर्म है? तो देखो, ध्यान से सुनो, अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे, आराम से लिख लेना। इधर देखो, जिसके नाम में ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं है, ये मशीन है। ये वो मशीन है जिसकी मदद से ईसीजी रिकॉर्ड की जाती है, और जिसके नाम में ग्राम है, यही ग्राफ है। ये ग्राफ है, या इसको हम लोग रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। ईसीजी की वो जो पट्टी निकल के आती है जिस पे ग्राफ बना होता है, तो जो ग्राफ बना होता है वो ये है। तो ईसीजी का रियल फुल फॉर्म ये है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन से क्या मतलब है? जिस मशीन से रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है। वापस अभी लिखना नहीं। तो ईसीजी है वास्तव में क्या? तो कहोगे किसी भी हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। तो अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाए तो जो ग्राफ मिलेगा उसी का नाम क्या कहोगे? ईसीजी। सवाल यह है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होंगी कौन सी? तो यहां अभी नहीं समझेंगे, यहां केवल रटेंगे। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं? तो हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जिसको हम इंपल्स भी कहते हैं। और इंपल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में 3 घटनाएं होती हैं। एक होता है पोलराइजेशन, एक होता है डी पोलराइजेशन, और एक होता है री पोलराइजेशन। अब ये तो इंपल्स की बात है, हम हार्ट में आ जाएं तो जो पोलराइजेशन है ये डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, जो डीपोलराइजेशन है वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, और ये कम टू नॉर्मल सामान्य होने को रिप्रेजेंट करता है। डायस्टोल में 2 होते हैं, आर्टेरिया का डायस्टोल और वेंट्रिकल का। सिस्टोल में भी 2 होते हैं, आर्टेरिया का सिस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल। और रीपोलराइजेशन भी 2 होते हैं, आर्टेरिया का रीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। अब काम की बात सुने, अभी जल्दी एक सवाल आया था, क्वेश्चन पूछा था उसमें कि ईसीजी में क्या रिकॉर्ड नहीं करते हैं और क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी है, आर्टेरिया का डायस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल, आर्टेरिया का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। इसमें ये रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं, और ये केवल 3 चीजें रिकॉर्ड होती हैं।
तो ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है? तो कहोगे तीन चीजें रिकॉर्ड करेगा। क्या? एट्रिया का सिस्टोल रिकॉर्ड करेगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल रिकॉर्ड करेगा, और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं, और तीन चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, वो समझी जाती है कि हाँ उनके बीच में ये होगा। तो रियल में क्या क्या रिकॉर्ड करोगे? एट्रिया का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। मतलब रियल में क्या रिकॉर्ड करोगे? डीपोलराइजेशन, और थोड़ा सा क्या करोगे? रीपोलराइजेशन। रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो कभी ईसीजी कराते हुए देखे हो या कभी कराए हो? तो देखो क्या, ये एक व्यक्ति होता है, ये है, इनकी ईसीजी होनी है, कहते हैं लेट जाओ, टेबल पर लेटा देते हैं, फिर एक मशीन से इनको जोड़ देते हैं। तो ये है मशीन, मान लेते हैं ये मशीन है। तो तार निकाले जाते हैं, तो एक तार इनके ला करके दाहिनी कलाई पर जोड़ देंगे, एक तार यहां जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, और एक तार यहां पैर में जोड़ देंगे। तो तीन लीड इनके लिम्ब में जोड़ते हैं, एक दाहिनी कलाई पर, एक बाई कलाई पर, एक बाएं यहां एंकल पर जोड़ते हैं। तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब इधर कुछ जोड़ दो, तो एक सूडो फर्जी में एक और जोड़ देते हैं इधर की तरफ। तीन काम की चीज है, कौन कौन सी? दाहिनी कलाई, बाई कलाई, और कौन सी? लेफ्ट एंकल। तीन जगह जोड़ देते हैं। कैसे? ये 3D व्यू है। ऐसे आप मान लेते हैं खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, यहाँ आपका हार्ट रखा है, तो जो लीड यहाँ लगी है वो हार्ट को इधर से देख रही है, और जो लीड यहाँ लगी है वो हार्ट को इधर से देख रही है, और जो लीड वहां लगी है वो हार्ट को नीचे से देख रही है। तो यहाँ है हार्ट, हार्ट को तीन तरफ से देखा जा रहा है, एक इधर से देखा जा रहा है, एक इधर से देखा जा रहा है, एक इधर से देखा जा रहा है, और हार्ट अपना काम कर रहा है। तो हार्ट के तरफ तीन आंखें लगा दी गई हैं, सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जो देखेगा वो कुछ और बताएगा, ये जो देखेगा कुछ और बताएगा, और नीचे वाला कुछ और बताएगा। तब डॉक्टर साहब को मजा नहीं आया कि तीन लोग सही बता नहीं पा रहे हैं, जानते हो क्या करेंगे? 6 लीड और लगा देंगे। तो 6 लीड यहां लगाते हैं चेस्ट पे, 1 2 3 4 5 6, ये लाइन होती है। 6 लीड यहां लगा दी गई। अब देखो हार्ट बीच में रखा है, और देख कितने लोग रहे हैं, एक इधर से देख रहा है, एक इधर से देख रहा है, एक नीचे से देख रहा है, और 6 लोग ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, 3 लीड मशीन के अंदर होती हैं, तो कुल 12 लोग हार्ट को देख रहे होते हैं। तो कभी किसी ईसीजी की पट्टी अगर आपको मिल जाए तो जरा देखिएगा, वहां 12 लीड के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, कभी मिल जाए तो देखिएगा, V1 V2 V3 V4 V5 V6 AVL AVR AVF और फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुल 12 लीड होती हैं। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी मरीज की अगर ईसीजी करना है स्टैंडर्ड, तो सिर्फ 3 लीड से काम चलेगा। कौन कौन सी? एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। अगर थोड़ा अच्छा देखना है तो मल्टीपल लीड कहां लगा दोगे? चेस्ट रीजन में। मल्टीपल में कितनी लगा दोगे? तो अधिकतम 6 लगाओगे, और 3 लीड कहां रखी हैं? मशीन के अंदर। तो कुल कितनी हो गई? 12 लीड। तो काम की बात यह है, फॉर ईसीजी रिकॉर्डिंग जो पेशेंट है उसको कनेक्ट किया जाएगा, किससे? मशीन से। और किससे कनेक्ट करोगे? तो देखो किससे कनेक्ट करोगे, तो कहोगे 3 क्या लेंगे? लिम्ब लीड लेंगे। कहां कहां जोड़ोगे? तो एक दाहिनी कलाई पर, एक बाई कलाई पर, और एक लेफ्ट फुट पर जोड़ दोगे। ठीक है, एंकल पर जोड़ देंगे। अगर डिटेल इवैल्यूएशन करना है तो क्या करोगे? तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखोगे। क्या जोड़ोगे? मल्टीपल लीड कितनी? 6। कहां जोड़ दोगे? चेस्ट रीजन में। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड ईसीजी ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है? तो देखो वो ऐसा होता है,
ग्राफ जब भी बनता है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, तो इधर क्या होगी, वाई एक्सिस। यहाँ जो वेव बनी है उनके पीक हैं, जैसे एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक पीक ये है और एक पीक ये है। जितने पीक होते हैं उनको कैपिटल लेटर पी से, कैपिटल लेटर क्यू से, कैपिटल आर से, कैपिटल एस से और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड ईसीजी में कितनी वेव मिलेंगी, तो देखो कौन सी, तो यहां होगी पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी, सब क्या हैं, कैपिटल लेटर हैं। कोई फुल फॉर्म नहीं बताएगा। जो पहले आए वो पी वेव, पी से पहले है कुछ तो होगा। हम ABCD रख लें ना, ABCD E नहीं रख सकते थे, ये PQRST का है रखा गया, कोई तो कारण होगा। और विज्ञान है, इतिहास तो पढ़ नहीं रहे हो कि चाहे जो बता दो। हा? प्राइमरी, P फॉर प्राइमरी, तो Q फॉर क्वाटरनरी है। अब ध्यान से सुने, इसमें सिर्फ P का ही फुल फॉर्म है और किसी का फुल फॉर्म नहीं है। P शब्द का मतलब होता है पेटिट। क्या फुल फॉर्म है, पेटिट। ये एक लैटिन का शब्द है और इसका मतलब होता है छोटा। तो जो छोटी वेव बनी उसका नाम क्या रख दिया गया, P, और P के बाद फिर QRST ऐसे लिखते चले गए। जैसे उसमें पढ़ेंगे क्रोमोसोम में P आर्म और Q आर्म, नहीं पढ़े हो, आया है 2019 में सवाल, क्रोमोसोम की छोटी आर्म का नाम P और बड़ी का नाम Q, फुल फॉर्म। तो भैया P का फुल फॉर्म पेटिट है, Q का कोई फुल फॉर्म नहीं है। तो जैसे वहां P के बाद Q लिखा गया है, वैसे यहाँ P के बाद Q लिख दिए। तो कहा ऐसा करो, फिर अब सही रखो, PQRST, ऐसे आगे बढ़ते चले गए। तो यहाँ सिर्फ किसका मतलब है, P का मतलब है, ना Q का, ना R का, ना S का, ना T का। अब सिर्फ 3 सवाल बचे हैं। P क्या बताती है, QRS क्या बताती है और T क्या बताती है, तो देख लेते हैं, फिर लिखेंगे। P वेव क्या बताती है, तो ध्यान से सुनेंगे। 4 क्वेश्चन है P वेव के, वो चारों याद रखेंगे। पहला सवाल, ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है, एनसीईआरटी में यही लिखा है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है किसका, एट्रिया का। इसका मतलब है कि हुआ क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एक का कि दोनों का, दोनों का। इसका मतलब ये है क्या, एट्रियल सिस्टोल है, क्या है। अच्छा ये बताओ किसकी एक्टिविटी हुई होगी, SA नोड की, AV नोड की, ये किसकी एक्टिविटी से P वेव बनी होगी, तो एक्टिविटी हुई होगी किसकी, अच्छा फिर कौन सी बची है, Q, R और S, तीनों एक साथ। ये क्या है, तो फिर वही है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन किसका, वेंट्रिकल का। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब जब वेंट्रिकल का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वेंट्रिकल का अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसको हम कहेंगे क्या, एक का कि दोनों का, दोनों का। इसी को हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बस यही 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इधर देखो, ये है
पी वेव, ये है क्यू, फिर ये आर, फिर ये ऐसे बना है ना इस टाइप का। ये क्यू है ना बेटा, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और ये पूरा क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। आराम से बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब शुरू होगा? ऑप्शन सुने, क्यू के पहले कि क्यू के बाद? क्वेश्चन सुने, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की 3 वेव हैं, क्यू, आर और एस। बताओ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट बिफोर क्यू या आफ्टर क्यू? तो भैया क्यू के पहले तो होने नहीं है, क्यू के पहले होना है, क्योंकि क्यू के पहले तो पी है और पी एट्रियल सिस्टोल है। तो कब होगा? तो एनसीईआरटी में लिखा है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट जस्ट आफ्टर किसके? क्यू वेव, जस्ट आफ्टर क्यू वेव। तो ये खत्म कब होगा? ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कब खत्म होगा? तो जो आंसर है वो ये है, एंड विद एंड ऑफ टी वेव। अब कहोगे सर आंसर तो ये होना चाहिए था, तो ये क्यों दिया है? ये एनसीईआरटी में लिखा और सही लिखा है। ये जो आगे टी वेव है वो वास्तव में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि घटनाएं तो दो ही होनी है, एक एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और एक वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो बस वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का जो रिपोलराइजेशन वाला पार्ट है वो उसी में आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा स्टार्ट तो कब कहोगे? ये लिखा है एनसीईआरटी में। और खत्म कब कहोगे? तो कहोगे एंड ऑफ टी वेव, क्योंकि टी वेव जब खत्म होगी उसके बाद हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, फिर से अपना आगे नया साइकिल शुरू हो जाएगी। एक और क्वेश्चन, 1 मिनट में कितने क्यूआरएस बनेंगे? तो भैया जितनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतने क्यूआरएस बनेंगे, और कितनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो जितनी हार्ट बीट होंगी। अगर 1 मिनट में आप 10 बार हार्ट बीट करोगे तो 10 बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर 72 बार करोगे तो 1 मिनट में जितने क्यूआरएस बनेंगे वो किसके बराबर होंगे? वो रेट ऑफ हार्ट बीट के बराबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर ऑफ क्यूआरएस इन 1 मिनट इज इक्वल टू किसके? हार्ट रेट पर मिनट। तो अगर किसी का हार्ट रेट आपको पता करना है तो या तो यहां से आप पता कर लोगे, गिन लोगे कि कितनी बार हार्ट, अगर ना गिनना हो तो आप ईसीजी देख लीजिए और 1 मिनट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गिन लीजिए। 1 मिनट में अगर 72 क्यूआरएस हैं तो 72 बार हार्ट बीट हुई है। 1 मिनट में अगर 100 क्यूआरएस हैं तो 100 बार हार्ट बीट हुई है। तो डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरे 1 मिनट की पट्टी नहीं गिनते हैं, वो 1/4 का मतलब केवल 15 सेकंड की देखते हैं। 15 सेकंड की ऐसे खोलेंगे, बस वो अंदाजा लगा लेंगे इसका हार्ट बीट क्या चल रही है। 15 सेकंड में कितने बनने चाहिए? तो 15 सेकंड में करीबन 16-17 बनने चाहिए। अगर 60 सेकंड में 70-72 बनने हैं तो 15 सेकंड में कितने बनेंगे हैं? अरे 17-18 के आसपास बनेंगे। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू हार्ट रेट पर मिनट। अब बचा कौन सा? टी वेव। अभी लिखो नहीं, सुन लो। टी वेव क्या है? तो कहोगे ये वेंट्रिकुलर कौन सी चीज है? रिपोलराइजेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये कम टू नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। वेंट्रिकल फिर से क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। कौन रिप्रेजेंट करता है? टी वेव। अच्छा डॉक्टर देखता क्यों है इसको? अच्छा लगता है देखने में? क्यों देखता है ईसीजी? हार्टबीट पता करने के लिए। वाह, आपकी हार्टबीट चक्कर में आपके 200-300-400 खर्चा करा देगा। अब ध्यान से सुनेंगे। हम लोग, आप या हम सब लोग अगर किसी का ईसीजी देखें 4-5 लोगों का,
तो सब एक जैसा नजर आएगा, सब में वैसे ऐसे ऐसे बना हुआ होगा क्योंकि फर्जी कोई मतलब है नहीं। तो हमारी तुम्हारी नज़र में वो एक जैसा होगा, लेकिन जब कार्डियोलॉजिस्ट उसको देखता है तो सबके ईसीजी थोड़े थोड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टैंडर्ड ईसीजी में कुछ बदलाव हो गया है, अगर स्टैंडर्ड ईसीजी में कुछ बदलाव हो गया है तो ये तुरंत बताएगा कि आपके हार्ट में कोई दिक्कत हो गई। जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, तो ईसीजी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अगर स्टैंडर्ड ईसीजी में कोई बदलाव हो गया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कार्डियक क्या हो गई है, एबनॉर्मलिटी। तो ईसीजी का भी क्या है, डायग्नोस्टिक महत्व है। क्या है, डायग्नोस्टिक महत्व है। तो हम ईसीजी के बारे में क्या देखेंगे, तो ईसीजी का फिर से क्या मिल गया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मिल गया। क्यों, अगर जरा सा भी बदलाव है, एनी डेविएशन किसमें, स्टैंडर्ड ईसीजी में है, तो क्या इंडिकेट कर जाएगा, तो ये इंडिकेट करेगा किसको, कार्डियक एबनॉर्मेलिटी। जैसे एसटी डिप्रेशन एक घटना होती है, अगर करोगे एमबीबीएस तो आपको समझ आएगा। एसटी सेगमेंट इधर क्या होता है, इधर देखो, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू, ये क्या है आर, ये है एस, ये क्या है टी। इधर देखो, ये एस है और ये क्या है टी। तो यहां से यहां ये क्या है, ये है एसटी सेगमेंट। तो एसटी सेगमेंट एलिवेट कर जाता है, या एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन हो जाता है, या तो ये नीचे उतर आएगा या तो ये ऊपर चला जाएगा। इसी से डॉक्टर, और बहुत सारे यहाँ चेंज होते हैं। देखिए ईसीजी ऐसे बनती है, एक ये ईसीजी है और दूसरी देखो, क्या अंतर है। तो यहाँ देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े हैं, यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे हैं। इसका मतलब यहाँ वेंट्रिकल में बड़ी ताकत है और यहाँ वेंट्रिकल में वो ताकत है ही नहीं, वेंट्रिकल बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल की पावर खत्म हो रही है। तो बहुत सारे चेंजेज आते हैं, वो हमको आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, तो क्या पता चल जाएगा, कार्डियक एबनॉर्मलिटी पता चल जाएगी। कहाँ से लिखना था, काफी कुछ पढ़ा डाले हैं, यहां से लिखना था। हाँ लिखो, एक बार लिख लो, फिर से सुना देते हैं, और हाइलाइटर निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तो फर्जी कहानी लिखी है कि आप एक सीन देख रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल टेलीविजन शो चल रहा है, एक मरीज को जोड़ दिया गया है मशीन से और स्क्रीन चल रही है, साउंड पिप पिप की आवाज आ रही है, फिर लंबा पी हो गया है। लंबा पी का मतलब वो लंबे हो गए हैं, है ना, उनका काम खत्म हो गया है। पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, पी के बाहर अपना रोना धोना शुरू हो गया है, बस बात खत्म हो गई। कह रहा है दिस टाइप ऑफ मशीन, देखो यहाँ क्या लिखा है, मशीन, तो मशीन का फुल फॉर्म, इसका यूज टू ऑब्टेन क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही क्या है, ईसीजी है। ईसीजी है क्या, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक। अगर स्टैंड तो क्या करो, पेशेंट को जोड़ दो, किससे, मशीन से। कितनी, 3 लीड, एक कहां जोड़ोगे, कलाई दाहिने में, और एक कहां जोड़ोगे, लेफ्ट एंकल में, और कंटिन्यूअस मॉनिटर करोगे। लेकिन अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो तो डिटेल इवैल्यूएशन में लिखा है मल्टीपल लीड, कितनी, 6 जोड़ दोगे, कहां, चेस्ट रीजन में। हम यहाँ किसकी चर्चा करेंगे, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ईसीजी बना है। स्टैंडर्ड ईसीजी में जो पीक है उसको हम लोग कैपिटल लेटर पी से टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी को बताता है। क्या, अब यहां से रटना है, इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। ये ई वेव बताओ क्या बताएगा, तो कहोगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन किसका, एट्रिया, जिससे होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन किसका, दोनों एट्रिया खत्म।
वेव हैं तो इस 3 वेव हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, तो ये क्या करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ क्या, देर के लिए गई है, ठीक है। हाँ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इनिशिएट करेगा क्या, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ये देखो ये लाइन टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली, क्या लिखा है, आफ्टर क्यू, और मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ये नीट 2023 में आया है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ये टी वेव रिप्रेजेंट क्या, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, और इसको कहोगे क्या, एंड ऑफ टी वेव। देखो स्पष्ट लिखा है, एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल पूछेगा तो, और एंड ऑफ सिस्टोल पूछेगा तो, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कह रहा काउंट कर लो किसको, नंबर ऑफ क्यूआरएस अकर इन ए गिवन टाइम, 1 मिनट, ये डिटरमाइन कर सकता है क्या, हार्ट बीट का रेट। सिंस ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, देखने में क्या लगती हैं, सेम सेम शेप फॉर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अगर बदल दो, क्या लिखा है, एनी डेविएशन फ्रॉम शेप क्या इंडिकेट करेगा, कांसबिल एबनॉर्मलिटी या डिजीज। इसी नाते इसका भी क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। बस आज इतना ही, अगले लेक्चर पर चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। जाओ, जिनकी पहली क्लास थी वो मिल के जाएंगे।